क्वेश्चन? आपका कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चलिए राइट। अगर नहीं है तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं एक ऐसे फ्रेम में चीज़ों को लेके जाऊं, सबसे पहले तो मैंने ये साबित कर रहा था कि जो स्पिनर्स हैं, डिराक स्पिनर्स, अगर वो एक रेस्ट मैस पार्टिकल के लिए हमें पता है एक ऐसा पार्टिकल जिसका कोई मोमेंटम नहीं है, तो हम उनको लिख सकते हैं। कोशिश करने की मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि उनको लिख सकूँ एक ऐसे फ्रेम में जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। याद ना आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि एक फ्रेम है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसमें मुझे स्पिनर मैं करूँ कि ठीक है जो मूविंग फ्रेम में तो वो रेस्ट पे है, इस फ्रेम में कैसा लगेगा, तो मैं ऐसा करूँगा कि अगर ये फ्रेम v से मूव कर रहा है तो उसे लगेगा वो तो रेस्ट में है लेकिन ये फ्रेम माइनस v से मूव कर रहा है। दिस इज द एनालॉजी आई एम वर्किंग। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मैं लेके जाऊंगा। याद है आपको मैंने लिखा था p म्यू न्यू 0 को जब मैंने लॉरेंस मैट्रिक्स से ज़रूरत दी थी तो मेरे पास आया था वो फ्रेम जिसमें जो मूविंग फ्रेम था। याद है? तो मैंने उल्टा काम किया हुआ था, मूविंग वाले से जो दूसरा था उसमें जाना, एस प्राइम से एस में रखा। ठीक है, क्लियर है बात? इसी चीज को आज फॉलो करूंगा। आपको याद है हमने एस को लिखा था e टू द पावर माइनस आयोटा बाय 4 सिग्मा म्यू न्यू आई म्यू। याद है ना आपको? हमने कहा था आई म्यू न्यू एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ट्रांसलेशन को भी करस्पॉन्ड कर सकता है और एक रोटेशन को भी करस्पॉन्ड कर सकता है। ट्रांसलेशन का जो एंगल जब एक चीज ट्रांसलेट करती है वेलोसिटी माइनस v अलोंग एक्स एक्सिस, क्यों? अगर ये इधर जा रहा है तो ऐसे लगेगा जैसे ये माइनस v से जा रहा है। अगर वो माइनस v से अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो आप हमेशा एक लॉरेंट्ज एंगल ओमेगा जिसको कहते हैं उसकी फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद है बूस्ट को हमने इन टर्म ऑफ ओमेगा एक्सप्रेस किया था हाइपरबोलिक फंक्शंस को यूज कर। आज मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो है वो किस, अब स्पिनर्स को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा एक रेस्ट फ्रेम से एक मूविंग फ्रेम में। ठीक है, इस आज मेरा काम आज के लेक्चर में लिया है। तो अगर आपको याद हो तो हम एस को लिख सकते हैं S is equal to e to the power minus iota over 2 sigma 0 1 omega। आपको याद है I01 या माइनस iota by 4 आता था, सिग्मा 01 और सिग्मा 10 बराबर थे नेगेटिव साइन के साथ, I म्यू न्यू और I न्यू म्यू बराबर थे एक माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब दोनों एक फैक्टर ऑफ 2 देते थे, वो इस नीचे से फैक्टर ऑफ 2 को कैंसिल कर। ये बात याद है ना? अच्छा, मैंने क्या कहा कि आपको कि मैं एक पार्टिकल को वेलोसिटी माइनस v से मूव करूंगा अलोंग x एक्सिस। वी नो दैट किसी को याद है कंटीजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा क्या था? कंटीजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2 ओमेगा बाय ओमेगा। कंटीजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा इज किसके बराबर है? माइनस बी ओवर सी के बराबर। माइनस 2 मैंने लगाया है क्योंकि मैंने कहा कि इस मूवी में नेगेटिव बी अलोंग मैं इस फ्रेम से जो अदरवाइज मेरे लिहाज से मूव कर रहा था मैंने उस फ्रेम से अपने फ्रेम में चीजों को ले लिया। सो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ एक तो आइडेंटिटी यूज करने का। अच्छा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, एच बार ओमेगा नहीं समझ। ठीक है, तो इसका मतलब है ओमेगा इज टेंजेंट हाइपरबोलिक minus b by c that is equal to minus tangent hyperbolic b by c। ये भी ठीक लिखा है? ओके, ये यही से टेंजेंट हाइपरबोलिक में कैसे लिखा? लेट मी चेक मैं सारी चीजें क्योंकि पुरानी है ना ये वाली। अच्छा चल गुड। आज जो हमने करना है वो मैंने ये कहा था आपको कि मैं किसी भी मूविंग फ्रेम में स्पिनर लिख सकता हूं। याद है ओमेगा क्या था? ओमेगा एक स्पिनर था, उस पे मैं अगर एस मैट्रिक्स लगाऊं
ओमेगा आर ऑफ 0 पे। रेस्ट स्पिनर पे अगर मैं एस ये लगा दूं जो ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है, तो मैं इसको ऐसे फ्रेम में लेके जा सकता हूं जो मूविंग फ्रेम। इसका मतलब आई कैन राइट इट एस किसके बराबर है, e टू द पावर माइनस आयोटा ओवर 2 सिग्मा 01 टाइम्स ओमेगा आर। अच्छा, ये क्योंकि ओमेगा 4 थे ना, आपको याद है मैंने कहा था R12 जो है वो पॉजिटिव एनर्जी थे। पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप इज ओमेगा 1, पॉजिटिव एनर्जी ओमेगा 2, पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन इज ओमेगा 2, नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप इज ओमेगा 3 एंड नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन इज ओमेगा 4। इसका मतलब R runs from 1 to 4 क्योंकि 4 कंपोनेंट्स पे ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, अगर आप इसको देखें ओमेगा 01 को, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना e टू द पावर माइनस आयोटा ओवर 2 गामा 0 गामा 1 माइनस गामा 1 गामा 0। और ये किसके बराबर था, इसके साथ भी माइनस आयोटा बाई 2 का क्या था, बाई डेफिनेशन में सिग्मा म्यू न्यू क्या था, हम आयोटा बाई 2 लिखते हैं, by 2 तो सही है इनटू ओमेगा टाइम्स ओमेगा आर। ठीक लिखा मैंने, कुछ गलत नहीं लिखा। हमें पता है कि गामास आपस में एंटी कम्यूट करते हैं अगर उनके इंडिसेस में एक भी इंडेक्स 0 हो जाए, या जब भी इंडिसेस डिस्टिंक्ट होते हैं तो हमेशा एंटी कम्यूट करते हैं। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये तो खत्म हो गया ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1 ओवर 2 गामा 0 गामा 1 इनटू ओमेगा आर। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, क्योंकि गामा 0 गामा 1 जब इसको मैं लिखूंगा गामा 0 1 गामा 1 2 टाइम्स आ जाएगा, वो 2 और गामा 0 लिखेगा वापस कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट? अच्छा, आपको याद है ना कि हमने डिफाइन किया था बट गामा 0 गामा 1 वाज अल्फा 1, याद है ना, हमने ये डिफाइन किए थे। अब ये हम जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, बुक से एक गलती होती है कि माइनस साइन कहाँ से आता है, नीचे ऊपर गामा 1 था तो हमने अल्फा 1 लिखा था, आपको याद होगा, वरना एक माइनस साइन का फर्क आता है। तो आप देखेंगे नीचे गामा वाले इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे एक माइनस साइन से जरूरत लेनी पड़ेगी ना, क्यों, G11 माइनस 1 है, तो नीचे से इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, G म्यू से लेके जाते हैं, और G11 माइनस 1 है। दिस इंप्लाइज गामा 0 गामा 1 इज माइनस अल्फा 1। ये करते हैं कि मुझे बहुत देर लगी कि क्यों माइनस साइन का फर्क आता है मेरे पास, डिफाइन इस तरह एग्जैक्टली। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मतलब ये चीज़ की एंटी बस भूल गया, लेकिन अच्छा आप लोग याद करा। तो क्या जवाब आ गया इसका, फिर e टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 ओमेगा आर। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं एग्री करते, ठीक है। इसकी जगह अल्फा 1 माइनस लिख दिया, माइनस 1 और 2 ओमेगा बाई अल्फा मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ओमेगा आर ऑफ p वेक्टर इज कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 माइनस साइन प्लस साइन हाइपरबोलिक है, तो आपके बन गया ओमेगा बाई 2 अल्फा 1 ओमेगा आर। एग्री करते हैं इस बात से? आज के लेक्चर का एक पर्पस तो ये था कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हाइपरबोलिक फंक्शन में एक मैट्रिक्स आ जाए तो उससे कैसे डील करना है। ये बात याद रखिए ना, ओमेगा इज एन इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी। याद है मैंने क्या कहा था, डेल्टा ओमेगा बनते हैं बहुत सारे ओमेगा से अगर उनको वेरी लार्ज एन से डिवाइड कर दिया तो ओमेगा बाई एन, इसका मतलब ओमेगा इज अ स्मॉल क्वांटिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बट सो लेट्स राइट दिस। और एक दफा मैं करूँगा इसको, और ये कई दफा यूज होगा। इसकी जगह मैं इसकी सीरीज अगर खोलूँ तो क्या आंसर आएगा? हाँ, डेल ओमेगा को ओमेगा ओवर एन लिखा था।
ओमेगा ओवर एन की फॉर्म में लिख के फिर ओमेगा ही रह गया था। अगर आपको याद हो जब हमने पुट किया था लिमिट n गोज टू 0, तो ये इनफाइनेटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन तो सिर्फ ओमेगा में ही छुपी हुई है ना, और तो किसी में नहीं छुपी हुई है। सो cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2 अल्फा 1 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ओमेगा बाय 2 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल ओमेगा बाय 2 अल्फा 1 ओवर 4 ओ सॉरी अल्फा 1 देख सकते हो नहीं। अच्छा अब आपने पढ़ा हुआ है कि ये अल्फा 1 स्क्वायर जो है ना वो 1 के बराबर है, और अल्फा 1 की हर इवन पार्ट जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि अगर अल्फा 1 4 है तो उसको आप लिख सकते हैं अल्फा 1 स्क्वायर इनटू अल्फा 1 स्क्वायर, 6 है तो अल्फा 1 स्क्वायर 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 करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या बन जाएगा फिर, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ओमेगा बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल ओमेगा बाय 2 का 4 प्लस अप टू सो ऑन। हाँ जब कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए ये जब कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी है। इसका मतलब बताने का मकसद ये है कि मैट्रिक्स बाहर निकल आया, मैट्रिक्स जब बाहर निकल आया तो मैट्रिक्स का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए तो इसका मतलब ये बन गया कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2 इनटू द आइडेंटिटी। अब ठीक है, क्या होगा कि मैट्रिक्स जो है वो बाहर निकल आया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, अगर वो डिराक मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टीज यूज कर लिया डिराक के अल्फाज। अच्छा सिमिलरली आप में से मुझे कोई बता सकते हैं इसके साथ क्या करूं, हाथ खड़ा करके ओके अल्फा 1 ओमेगा बाय 2 शाबाश प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अल्फा 1 ओमेगा ओवर 2 का क्यूब प्लस कर सकता हूं। इसमें से मैं अल्फा 1 कॉमन अगर ले तो अंदर क्या बन गया ओमेगा बाय 2 प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल ओमेगा बाय 2 का क्यूब अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अब कुछ होगा अंदर फिर इवन पावर 1 गई है, फिर 1 हो गया, तो इसका मतलब है दिस बिकम्स अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2। तो हमने ये तय किया कि अगर साइन हाइपरबोलिक होते जो फंक्शन है उनमें मैट्रिक्स अल्फा, जो मैट्रिक्स अल्फा ऊपर आ रहा है बाहर आ जाता है, अगर उनकी स्क्वायर ले आ जाए और जवाब बनना है तो, और जो कोसाइन है वो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के बाहर आता है। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ जो भी लगता है क्यों भाई, कोई सवाल? हाँ या ना? कोई सवाल? चलो तो इसका मतलब ओमेगा आर ऑफ पी फिर क्या बन गया? अच्छा ये एक दफा टेक्निक सीख ले केयरफुली, मैं इसलिए स्लोली ये चैप्टर्स कर रहा हूँ कि एक दफा सारी कंफ्यूजन नहीं आती, उसके बाद सारे कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ये चैप्टर इस टाइम के चैप्टर में थोड़ा सा इससे मतलब स्लो इन चीजों को कर रहे हैं। सो ओमेगा आर ऑफ पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप मुझे बता चुके हैं कि cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2 है, इसकी जगह sin हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2 है, सिर्फ फर्क इतना आया है कि अल्फा 1 इससे बाहर आ गया है और इससे कुछ भी नहीं हुआ। दिस आई कैन राइट इट एज कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाय 2 इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक और इस सारे के बाहर है और मेरे का इसको मैं अब लिखूंगा। आपको याद है ना अल्फा 1 किसके बराबर था? याद है ना? 0 सिग्मा 1 0 था, यही था ना? 0 सिग्मा 1 0 और सिग्मा 1 बजाते खुद ऑफ डायगोनल था, 0 1 1 0 था।
तो बस वो पुट करेंगे तो 4/4 मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं लिखता हूँ, आप जरा मुझे बताइएगा, आप बताइएगा क्या मैंने आप मुझे बताइएगा क्या मैंने गलत लिखा, कोई सवाल है किसी का प्लीज बताएं। चलो, सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। ओके, अंदर बन गया 1 0 0 और इधर भी क्या आ गया, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा 1 था 0 सिग्मा 1 और 0। सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा। एग्री करते हैं इस बात? देखें ना, ये आ गया, यहाँ पर तो 0 0 आया, तो इसलिए आइडेंटिटी वाले 1 0 0 0 माइनस अल्फा 1 की जगह में लिखा 0 सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक माइनस साइन है, वो माइनस लिख लें। इसको अगर 4/4 में 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स 0 1 1 0 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 को जब मैंने आज हाइपरबोलिक कॉमन लिया तो 18 लिखा है। यहाँ क्या होगा, कौन बताएगा क्या होगा? ये होगा और यहाँ पर एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते तो बता दें। अगर आप नहीं करते मेरे से एग्री तो मुझे बता दीजिए, मेरा ख्याल है ठीक है, कौन आप करेंगे इसका। कोई डाउट है भाई किसी? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं। आप में से किसी को हाफ एंगल की आइडेंटिटीज याद है? याद है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 किसके बराबर होता है? अब क्या है, टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा को e बाई सी की फॉर्म में लिखना इसी तरीके से, जो मिटा दिया लिखो। तो क्या होगा, चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। आपको पता है ना कभी ना होता है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर, ये देखने दें मुझे, 1 प्लस होता है याद आता है मुझे, दूसरे वाले में 1 माइनस होता है, तो एक सिर्फ माइनस साइन होगा, चल इनटू 1 प्लस कॉस ओमेगा। कभी आइडेंटिटी देखी आपने? आप टेंजेंट ए को भी इस तरह लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक का 1 माइनस का 1 प्लस का उसको अंडर दोबारा खोल के। अच्छा, ये हाफ एंगल की आइडेंटिटी है। सो दिस, अगर इसमें से मैं कोसाइन हाइपरबोलिक कॉमन ले तो क्या बन जाएगा? क्या आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेंजेंट हाइपरबोलिक ओवर 1 प्लस सीकेंट हाइपरबोलिक। क्यों? मैंने कोसाइन कॉमन लिया, कोसाइन कॉमन लिया तो साइन ओवर कॉस टेंजेंट बन गया और 1 ओवर कोसाइन लिखा। हमने बचपन में इसी तरह सीखा था, को हो तो सीकेंट ऐसी सी लिखें, को हो तो हटा दें, ना हो तो लगा दें। 1 ओवर साइन जो था वो को सीकेंट होता इनटू। अच्छा, जो अब अपनी आपको याद है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा हमने किसके बराबर लिखा? अच्छा चलिए एक उससे पहले आपको पता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 माइनस होता है इसमें, दूसरे में 1 प्लस टेंजेंट। आप क्या करो, टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा तो मुझे पता है ना, माइनस v बाई सी है, शाबाश। तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू माइनस v ओवर सी इनटू डिवाइडेड बाय
1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस। पता है क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर नहीं होता है, या माइनस के साथ आता है, इसलिए जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 1 माइनस के केस में। यहां पर याद रखिएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 हाइपरबोलिक। सही लिखा कि यहाँ तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, आप में से अगर मेरे साथ लोग कुछ एग्री करते हैं, लोग कहते हैं मैं इसको लिखूं माइनस एम बी, एक एम से जरब दे दूं और एम से तकसीम भी कर दूं, तो क्या कोई हर्ज है? कोई चीज लिखी है ऊपर है। अच्छा, अगर इसको ऊपर भी एक सी से जरब दे दूं तो नीचे भी सी से जरब दूंगा तो एम सी स्क्वायर बन जाएगी। एम सी स्क्वायर एनर्जी होती है, आपको याद है? नीचे क्या बन गया आपके? इसी यही चीज नीचे भी होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो अगर आप लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, मेहरबानी आपकी। अच्छा, इधर लिखता हूँ। चलो, सो दिस इज देयरफॉर टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है लिखा हुआ है ई एम सी स्क्वायर, तो रेस्ट में ऐसा एनर्जी होती है। एम वी मोमेंटम होता है और ये ऊपर लिखा मोमेंटम इनटू दिस सी, तो डायमेंशन सी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पी सी ओवर ई। अच्छा, यहाँ पी से मुराद है पी वेक्टर का मॉड इनटू सी, क्योंकि ये 3 मोमेंट 4 मोमेंट। अगर वेलोसिटी जो है वो 3 वेलोसिटी है, ये 3 डायमेंशनल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर v के बाद याद रखिएगा v इज नथिंग बट दिस इज v वेक्टर 4 वेलोसिटी है, 3 वेलोसिटी ओवर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर। कमाल हो गया भाई, हमने तो बड़ी अच्छी चीज बना ली है ना। पर हमें तो टेंजेंट हाइपरबोलिक नहीं चाहिए था ना, हमें तो चाहिए था माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक, याद है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस है ना हर जगह पे, इसका मतलब है कोई फर्क नहीं है, मैं यहाँ माइनस पे जाऊँ अगर तो यहाँ आपने एक चीज, इसका मतलब है अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ रखें, जो कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्यों अपनी वक्त और एनर्जी जाया करूँ। माइनस टाइम ये टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, वो वाली यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, तो आपके पास पी में आ गया सिवाय काज हाइपरबोलिक। एक काज हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 आपने भी निकालना है, तो कोई सजेशन देगा कैसे निकालना है? Exactly, we know that. So secant hyperbolic square omega by 2 is equal to 1 minus tangent hyperbolic omega by 2 इसका square। यही होता है ना, आपने तो भी निकाल लिया ना tangent hyperbolic square, क्या निकाला हुआ? But this is equal to 1 minus P vector का mod C over E into स्क्वायर ये हो गया, क्योंकि हमें तो टेंजेंट स्क्वायर चाहिए, टेंजेंट हाइपरबोलिक का टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर चाहिए ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी वेक्टर का स्क्वायर सी स्क्वायर इस सारे का लिखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया।
बस आप इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई काम तो नहीं रहेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेहतर नहीं कि पहले इसको सिंप्लीफाई करके रखें। टेंजेंट ओमेगा बाय 2 को डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई स्क्वायर के डिनोमिनेटर वो इतना बस मजा नहीं क्या जो बात में कर अच्छा ये चलो आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ पी वेक्टर का मॉड सी ओवर पी ए प्लस स्क्वायर होगा पी स्क्वायर माइनस पी वेक्टर का मॉड स्क्वायर ये क्या लिखा हूँ वो योर ये तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर है? चलो आप ही मान एम स्क्वायर सी 4 ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज एम स्क्वायर सी 4 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ? चलिए आप अच्छे से देखिए। सो दिस इज इक्वल टू सो दिस इज इक्वल टू पी वेक्टर का मॉड सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी 4 ये आ गया ना ये भी हमारे स्टेप हो जाएगा। तो दिस बिकम्स पी वेक्टर का मॉड सी ओवर ई प्लस जेनेरिकली किसी भी पार्टिकल की एनर्जी आती है mc स्क्वायर कोई भी 4p माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर वो रेस्टलेस एनर्जी थी प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि मैं इसको मजीद कुछ नहीं लिखूंगा और चलो तो ये क्या बात स्क्वायर में लिख रहे हैं हाँ वो लेके देखिएगा कोई नहीं होल्ड करेगी मोमेंटम की डायरेक्शन होती है देखिए जब आएगा एंटी पार्टिकल। अच्छा चलो इसका मतलब है इसकी जगह फिर आपने मुझे लिखवा दिया कि भाई टेंजेंट हाइपरबोलिक का स्क्वायर तो आपने मुझे कहा कि भाई तो इसके बराबर है। तो इसका मतलब अगर आप वही यूज कर रहे तो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर इसका। अब ठीक है अब ज़्यादा आसान हो गया। तो इसका मतलब यह है कि बस अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इसको ऊपर उठा के ले जाना है दोबारा खोलना है। तो क्या बन गई जब एलसीएम लेंगे इसको ये आ जाएगा ना ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 प्लस 2e एम सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर। वेरी गुड। इसका मतलब क्या आ गया फिर ये ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 जो है या चले ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है एम स्क्वायर सी 4। तो इसका मतलब है दिस बिकम्स एम स्क्वायर सी 4 प्लस 2mc squared into e over e plus mc squared इसका कुछ भी सिंप्लीफिकेशन है क्या जवाब ओके 2 बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी मौजूद है और ये बिल्कुल थैंक यू फॉर श्योर। तो इसका मतलब है इसमें से मैं 2m स्क्वायर 2mc स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ बिल्कुल सही है। तो इससे जब कॉमन आ जाए तो एनर्जी रहेगी प्लस mc स्क्वायर रहेगी ओवर e प्लस mc स्क्वायर तो ये चलेगा एक पूरा कैंसिल। तो बड़ा छोटा सा
छोटे जवाब आ गए हैं। टेंजेंट हाइपरबोलिक का ये है और सीकेंट हाइपरबोलिक का ये है। लेकिन मुझे सीकेंट हाइपरबोलिक तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैं इसको अगर उलट दूं तो मुझे पता है कि जवाब मुझे मिल जाएगा cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 इक्वल टू दिस इंप्लाइज दिस। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को उलटना पड़ेगा और स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आ गया e प्लस mc स्क्वायर ओवर 2 अच्छा अगर रेस्ट पे होता पार्टिकल तो क्या होता, 1 हो जाता। e भी mc स्क्वायर लिख लेता मैं, है ना? तो e इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिखने के बाद मुझे ये आसानी हो जाती है ये cos हाइपरबोलिक वाला 1 आ जाता, नॉर्मलाइजेशन। तो अब आपको cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 भी पता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 भी पता है। उसको जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था उसमें पुट कर देंगे, यू कैन राइट ओमेगा r। देखें ना p का फैक्टर फंक्शन आ गया, ये एनर्जी भी फंक्शन ऑफ p है, ये याद रखिए। e स्क्वायर इज p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल जेनेरिक एनर्जी की डेफिनेशन ये भी होता है। बेशक हमने रेस्ट में से लिखा था, लेकिन जब पार्टिकल मूव करेगा तो ये और वेरी गुड। किसी का अगर कोई सवाल हो यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक काम यहाँ किया, अगर आपको याद हो तो इस सारी की सारी कैलकुलेशन करने में मैंने जो आई ओमेगा न्यू को चूज किया था ना, वो पता क्या चूज किया था, 0 -1 -1, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा था ना, तो मैंने क्या चूज किया था, 0 -1 -1 0। ये मैंने पूरी सिंप्लीफिकेशन पहले एक दफा आपको कराई थी चैप्टर 2 में। मैंने जो आई चूज किया था वो ये था, आई तो 0 -1 -1 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0 0 इस तरह, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलावा मूव करता था। मैंने आपको पहले चैप्टर 2 में चीज कराई, एक्स एक्सिस के अलावा पार्टिकल को मूव करके ये सिर्फ आज हमने ये किया कि टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा को इन टर्म ऑफ एनर्जी मोमेंटम में लिखा और साइन और कोसाइन हाइपरबोलिक। लेकिन क्या ये चीज होल्ड करती है अगर एक पार्टिकल किसी अगर वाई डायरेक्शन में मूव करता तो क्या होता, 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0। Z के नाम करता क्या, जहां मूव कर रहा है सिर्फ वो कंपोनेंट -1 लिख देना, बाकी सारे 0 लिख देना। लेकिन अगर एक फ्रेम 1 डायमेंशन में मूव ना करे, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा हो तो क्या लगेगा, व्हाट हैपेंस देन, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी y एक्सिस के अलावा भी होगी। क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, cos sin कंपोनेंट्स आ जाएंगे। डायरेक्शन को साइंस हमने पढ़े हुए हैं, हम कहते हैं जब भी कोई ऐसी चीज आ जाती है तो हम उस वेक्टर को उसके डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में ले सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ डायरेक्शन को साइंस लिखूंगा। ये वही BS की प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व पढ़ी है, किस किसने पढ़ी, किसने BS की हुई है, सबकी BS है। प्लेन कर्व में पढ़ी हुई डायरेक्शन को साइंस मैंने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर सर अगर मास 0 हो तब क्या करेंगे? हाँ, अगर मास 0 हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते थे आप ही ने जरूरत दी थी 0 से, आप ही ने मास से जरूरत दी थी ना, यहाँ भी आपने हमसे जरूरत दी, यहाँ भी हमसे जरूरत दी, कैसे 0 से जरूरत देते 0 से तकसीम तो नहीं कर सकते। सर ये ऊपर 1 आएगा मतलब नहीं मैं फिर इस पूरी कैलकुलेशन को शुरू से शुरू करता, फिर मैं p/m लिखती ना, फिर तो आएंगे जो कायरल लिमिट ऑफ डिराक की कोई ना, उसके लिए कोई न्यूट्रिनो मैथ्स लेसन तो हम बना लेंगे कि न्यूट्रिनो के लिए मैट्रिक्स क्या करना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मैं इसको MC अगर पार्टिकल रेस्ट पे ही होता, अगर इन जनरल एनर्जी जो है वो mc² के बराबर नहीं होती,
इन एक्चुअल एनर्जी जो है, क्योंकि हमने लिखा E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर C4। याद है आपको? यहाँ पर मैं एनर्जी की वैल्यू MC स्क्वायर नहीं पुट कर रहा अभी, इसलिए नहीं पुट कर रहा कि अगर ये MC स्क्वायर होता तो ये 1 होता। क्यों? MC स्क्वायर एनर्जी सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब P 0। इवन दो मैंने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हुए E लिखा, वही E मैं यहाँ पे चलाई जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप MC स्क्वायर पुट करेंगे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने E की डेफिनेशन इस तरह कर ली है कि E इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C, यहाँ पर E मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आएगा, और देखिएगा ये फैक्टर जब एंड पे कैलकुलेशन करूँगा तो कैंसिल होगा। देखिएगा जब मैं इसको अभी इसको फिलहाल आप मान के चलेंगे E है, ठीक है, MC स्क्वायर को मैं E नहीं लिखता, लेकिन आप देखिएगा एंड ऑफ द डे ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर मुझे कैंसिल होगा। आप देखिएगा जो मर्जी E की वैल्यू, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ E लिखा। कौन सा E हो गया? नहीं, कोई सेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब पार्टिकल मूव कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जब वो मूव कर रहा है तो E MC स्क्वायर में किधर आप ये समझ लें कि यहाँ में डायमेंशन आ गई है एनर्जी MC स्क्वायर रेस्ट मैस है। आप पार्टिकल के उस आपको पार्टिकल हर फ्रेम में रेस्ट में मिलेगा अगर आप उसकी वेलोसिटी वाले पार्ट को याद रखें। अगर आप पार्टिकल के ऊपर चढ़ के बैठ जाते तो आपको पार्टिकल जो है रेस्ट नहीं करता, सिर्फ आपका फ्रेम मूव कर रहा है। ये बता रहा है कि इसी आप इस E को यही मान लें MC स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस सूरत में ये 1 होगा, अदरवाइज ये किसी भी E के लिए होल्ड करता है। अगर मैं इस E को ये MC स्क्वायर मान के चलूँ तो ये 1 हो गया। यहाँ पर जो चीज आई थी वो मैंने निकाल दी, वो क्या थी? PC हो गया, क्या लिखा PC by E plus MC स्क्वायर। तो आपको देखा है यहाँ पर E plus MC स्क्वायर आ रहा है, इसलिए वहां पर कोई पुट करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है मैंने एक E के लिए, अब इसको किसी भी E के लिए लिखा, अगर आपको MC स्क्वायर लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब इसको जेनेरिकली प्रूफ करूंगा और बाद में मैं किसी भी अगर उसके नीचे E plus MC स्क्वायर ना आता ना तो बड़ा मसला बनता है, फिर E बदल जाता है। अब E सेम है सारे, जो भी इस एक्सप्रेशन में E आ रहा है वो सब E से, जितने भी E आ रहे हैं। अगर इस P को मैं E की फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी जगह मैं लिखूंगा E स्क्वायर माइनस M स्क्वायर C4 अंडर PC। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है सारे के सारे E से जो मर्जी E, ये सारे नॉर्मलाइजेशन में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा भाई, तो चलें, हमने क्या तय किया था, अगर एक पार्टिकल डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में हो तो क्या होगा। अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन मैं सारी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स मैंने कर दिया। यानी जी रोटेशन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन के लिए ओमेगा बाई 2 लिखना जरूरी है, रोटेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सिग्मा म्यू न्यू वाला तो पता चल गया ना मेरे, जब डिराक इक्वेशन को वेरिएंट फॉर्म उसकी वर्ड करते तो रोटेशन करें या ट्रांसलेशन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से मुझे तो लिखवा सकता है आई न्यू न्यू। अच्छा चलो लिखवाओ, आई न्यू न्यू जो है क्या होगा, थोड़ा सा मिडल में आई न्यू। अच्छा पहला तो 0 है क्योंकि टाइम वाले में कुछ नहीं आ, -1 की जगह हम लिख देते हैं माइनस कोसाइन अल्फा। क्यों? अगर एक चीज सिर्फ एक्स एक्सिस के नाम मूव करती तो उसका एंगल 0 होता, तो डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल टू मोशन एक्सिस 1 देती। याद है, अगर आप उसी एक्सिस के नाम उस वेक्टर को रिजॉल्व करते हो तो हमेशा 1, अगर वो वेक्टर उसी एक्सिस के नाम लाया करता है तो 0 -1 आ गया, -1 और 0। ये तो एक्स एक्सिस के लिए था डायरेक्शन कोसाइन। वाई के लिए क्या हो जाएगा? नहीं आप इस साइड पे कॉलम में लिख रहे हैं, उसकी तो समझ आती है कि रो में जो फैक्टर क्यों आ रहा है, तो टाइमलाइन को अब इधर एक माइनस कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन एक
ये ठीक लिखा है गलत लिखा है? पहले यहाँ तक होता है। अच्छा ये फिर 0 0 होगी, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस कोसाइन बीटा, बाकी सारे 0 0। ये क्या हो जाएगा कोसाइन गामा 0। जी जुनेद आप I01 और I10 बराबर एक है ना? दोनों मैचिंग। दोनों x और t मिक्स होते हैं। यस। दोनों कंपोनेंट के साथ स्पेस और टाइम में दोनों आप देखते हैं x0 की ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो x0 भी आता है x1 भी आता है, x1 की ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो x0 x1 दोनों यहाँ पे सिर्फ लिखे था। हाँ बिल्कुल सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ। डायगोनल जीरो ही डायगोनल कोई भी होते क्या तो फर्क पड़ना था बाय सिग्मा भी होनी नहीं नहीं सर अब फिर लॉरेंस मैट्रिक्स लिखते हैं। हाँ। कोसाइन ऊपर भी आता है, साइन ऊपर भी आता है, हाँ और इधर मार्क पे साइन ऊपर भी आता है। बिल्कुल सही, तो जो स्टार्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो दोनों के साथ होता है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पोजीशन दोनों के साथ ट्रांसफॉर्म ना ना क्यों क्यों यार, ये क्या है I02 है ना, ये क्या है टाइम वाले की सही ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्यों आपको लगता है कि सही ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही? ये I02 है या I20 है, ये I03 है या I30 है, सही ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये स्पेस वाला होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये 0 0 ये टाइम है, ये टाइम है, ये स्पेस है, ये स्पेस टाइम 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 है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है क्या? अगर आप चाहते हैं तो कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लिख के भी साबित कर सकते थे कि डायगोनल वाला जो मर्जी होगा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि सिग्मा म्यू जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा चलो फिर ये बताओ क्या होगा, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए कौन बताएगा आप में से कि ये क्या होगा? सिग्मा म्यू न्यू आई न्यू, कौन बताएगा क्या होगा? आपको ये बात याद है कि I01 माइनस I10 के बराबर था, याद है ना आपको? हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि I0 I जो है वो बराबर है माइनस I0 है। सिग्मा 01 I01 एक थोड़ा सा एक्सप्लोर लेते हैं इसको पहले ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आएगा सिग्मा 01 I01, लेकिन आप मुझे कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है I010 और ये वाला किसी ने रोका था ना मुझे इस तरह से, क्यों 10? क्योंकि मैं कह चुका हूं ना कि 0 I माइनस I0 के बराबर। तो बेहतर है कि इसको अगर 1 के लिए लिखने की बजाय इसको भी I लिख दें, इसको भी I लिख दें, इसको भी I लिख दें, इसको I where I runs from 1 to एग्री कर लिया? अच्छा चलो, इसके लिए आप क्या आप ये नहीं लिख सकते कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हाँ अब आप मुझे बताएंगे इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा 0 I क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब इसको भी मोड़ उल्टूंगा, इसको भी उलट दूंगा तो 2 माइनस साइन आएंगे, क्योंकि ये भी एंटी सिमेट्रिक है और ये बाय डेफिनेशन एक दूसरे के साथ माइनस साइन देते थे। तो इसका मतलब है इसके साथ भी एक माइनस साइन लगाना, मेरी दोनों माइनस साइन मिलकर यहाँ फैक्टर नहीं, थोड़ी देर पहले गामा 0 क्या था बिल्कुल सही। अच्छा चलो अब आप मुझे बताओ सिग्मा 01 किसके बराबर है? माइनस आयोटा अल्फा 1, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा अल्फा 1। हाँ यहाँ क्या है, यहाँ क्या है अभी पता चलता है। आप तो कह रहे हैं माइनस आयोटा 2 आयोटा अल्फा 1 आएगा, मैं कहता हूँ अल्फा 1 नहीं आएगा, अल्फा I आएगा।
आई आई जीरो, क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी एक सॉल्व आगे आओ। सिग्मा जीरो आई देखेंगे आप। सिग्मा जीरो आई इज आयोटा ओवर 2 गामा जीरो गामा आई माइनस गामा आई गामा जीरो। ठीक है, ठीक है। और हमें पता है एंटी कम्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा टाइम्स 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, गामा जीरो गामा आई, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस आयोटा अल्फा। बिल्कुल ठीक है, सही आपने बताया। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है सिग्मा म्यू म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट सिग्मा म्यू म्यू आई म्यू एस माइनस 2 आयोटा अल्फा आई आई आई। अब आपका पता चलता है क्यों जीरो आएगा? जीरो आएगा, पता नहीं क्या मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ इससे। जीरो आएगा, बिल्कुल ठीक। मैं समझा तुम कह रहे जीरो आएगा, मैंने कहा यार तुम लोग मेरी तोड़ दी। अच्छा, इसकी जगह फिर क्या आप में से कितने लोग मेरे से डिग्री करते हैं कि मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, जाके सोचना कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, अल्फा 1 कोसाइन अल्फा प्लस अल्फा 2 कोसाइन बीटा प्लस अल्फा है, समेशन हो गई है और माइनस साइन किधर गया? ना ना ना, आपको याद है कि ये माइनस साइन अमूमन लोग क्या गलती करते हैं, यहां पर माइनस लिख लेते हैं। माइनस नहीं होता, ये माइनस तो बता रहा है कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 0 -1 0 में माइनस साइन तो ये बता रहा था ना, अब पार्टिकल इज मूविंग इन वेलोसिटी माइनस, तो यहाँ माइनस साइन नहीं लिखा। इसीलिए अब देखिएगा बियॉर्टन एंड ड्रेल ने ये लिखा है कि दिस इज इक्वल टू +1। देखिएगा वो कहता है ये है +1 इस डेफिनेशन में, साथ में अल्फा 1 +1 थे तो ये माइनस साइन ये कह रहा था कि आप माइनस v वेलोसिटी में मूव कर रहा था पार्टिकल। आपको याद हो हमने लिखा था उसको बहुत डिटेल से चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया। टेस्ट नहीं तो सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा चलो, बिल्कुल जैसे मर्जी आपके, लेकिन हम ये मान के चल रहे थे डेफिनेशन में भी ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी डिफाइन करें। और चल तो इसकी जगह फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज टू अल्फा डॉट v ओवर v वेक्टर की मॉड, क्योंकि ये वेलोसिटी के ही तो डायरेक्शन को साइन है, वेलोसिटी के ही तो डायरेक्शन को साइन है। ये v वेक्टर की मॉड cos अल्फा प्लस v वेक्टर की मॉड साइन cos बीटा प्लस v वेक्टर की मॉड cos डेल्टा cos गामा ओवर v वेक्टर की मॉड, ताकि मॉड से मॉड कैंसिल हो जाए, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को साइन। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली लिखता तो मैं इसको लिखता -2 आयोटा अल्फा अब सारा BFSC का मैथमेटिक्स याद आ गया। आप में से मुझे कोई अगर एक चीज बता दे तो उसको एक नंबर मिलेगा। इसका जवाब क्या था? अल्फा डॉट v हैट का स्क्वायर। जस्ट वैसे मार्क्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा सा इसको इंटेलिजेंटली किया। इसका जवाब है अल्फा आई वी हैट आई अल्फा जे वी हैट जे। आपको पता है वी हैट आई वी हैट जे किसके बराबर आएगा? अल्फा आई अल्फा जे वी हैट आई वी हैट जे। अगर आई और जे बराबर होंगे तो 1 होगा, यूनिट वेक्टर का और मान जाएगा 1, और अगर डिफरेंट होंगे तो जवाब और फॉर्मूला तो इसका मतलब है इसका जवाब हमें पता है कि इसका जवाब है क्या है?
अगर इसका जवाब डेल्टा आई जे है तो इसमें अल्फा आई का स्क्वायर बन गया, बड़ा कुछ गलत नहीं हो गया। क्या गलत हुआ है? मैं जानबूझ के इसको इस तरह किया, मुझे पता था गलती करेंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। लेकिन इसका जवाब तो 3 आ रहा है, आप तो कहते 1 है, लेकिन इसमें गलती है ना। अगर आई और जे बराबर होंगे तो डेल्टा आई किसके बराबर होगा? 1 1 2 2 3 3 के बराबर होगा, है ना? तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ना। ये गलती करके हम जब दो यूनिट वेक्टर को डेल्टा आई जे की फॉर्म में लिखते हैं तो समझे वो डेल्टा आई जे होगा, नहीं, वो डेल्टा आई जे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डायमेंशन। अगर n डायमेंशन में होता तो हम लिखते डेल्टा आई जे ओवर n। ये QCD जो लोग करते हैं वो इसको इसी तरह लिखते हैं, डेल्टा आई जे ओवर n, और फिर लार्ज n लिमिट्स में चीजों को खोल देते हैं। सर ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये अल्फा आई को स्क्वायर मतलब ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर बिल्कुल, क्योंकि मतलब अल्फा का स्क्वायर 1 है, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का मॉड 1 है। मसला ये कि किस्म कौन सा यूनिट वेक्टर, x यूनिट वेक्टर, y यूनिट वेक्टर, z यूनिट वेक्टर। लेकिन एक यूनिट वेक्टर जो सारों का सम है, x के यूनिट वेक्टर का मॉड प्लस y के यूनिट वेक्टर का मॉड प्लस z के यूनिट वेक्टर का मॉड, वो 1 तो नहीं, वो तो 3 है। इसका मतलब मुझे 3 से डिवाइड करना है। देखिए ना, ये था v1 यूनिट वेक्टर इनटू v1 यूनिट वेक्टर प्लस v2 प्लस v3 v1 v1 है, v2 v1 है, v3 v1। तो इसका मतलब है आपको बाय डेफिनेशन जो है इसको 3 से डिवाइड करना। टोटल 9 वैल्यू थी, जिनमें से 3 ही ना थी, और आपको नंबर ऑफ, ये बात याद रखिएगा जब कैलमान मैट्रिसेस में लोग करते हैं वो लार्ज एंड QCD करने वाले यही इक्वेशन। अच्छा, इसकी जगह क्या फिर आ गया? तो अल्फा आई स्क्वायर होगा, ठीक आ गया। अब आप यकीन करें, मैंने पूरी रिसर्च का प्रॉब्लम किया जिसमें नीचे फैक्टर ऑफ 3 ऊपर आ रहा है 2 ऊपर 2 फैक्टर ऑफ 3 का मतलब है 2s + 1 स्क्वायर 1 पार्ट। हां, एग्जैक्टली। ये जनरल रिलेटिविटी में जब जी आई जे करते थे ना तो हमेशा वहां 4 लिखते हैं, हालांकि वहां -2 आता है। तो ये डेल्टा की फॉर्म आपने याद रखी है, इसको कभी नहीं भूलना। चल वेरी, वी आर ऑलमोस्ट डन। तो इसका मतलब है आप में से फिर एस क्या हो जाएगा? सो देयर फाइनली एस क्या होगा? बाकी मैं नहीं करूंगा काम। एस किसके इक्वल आ जाएगा? थोड़ा सा काम और करके फिर मैं ये नहीं बते करना होगा। एस किसके बराबर आ जाएगा? बता दो। मैंने एक लिख दिया, बाकी आप बताओ क्या। कुछ भी नहीं यार, पहले यहाँ -ω/2 अल्फा था, अब अल्फा डॉट बी था, और क्या है? ऐसे इतनी चौड़ी लंबा चौड़ा हमने काम किया है, ना भी करते तो खैर थी। आप देखें अगर आपने जो पहले लिखा था सिर्फ x एक्सिस के नाम जो मूव कर रहा था, देखें क्या ये चीज सही दे रहे हैं? हमेशा अपनी कैलकुलेशन जब भी करें ना, आपने आगे रिसर्च में है इन बिटवीन स्टेप्स पे अपनी कैलकुलेशन को जरूर चेक करें। लेट्स ट्राई, सो लेट्स चेक। अगर x एक्सिस के नाम मूव करता पर मोशन अराउंड x एक्सिस, s किस में बदलता? s इज इक्वल टू e टू द पावर -ω/2 अल्फा 1 v1 यही मान जाता है। कोसाइन 0 हो जाता है ना, डायरेक्शन कोसाइन आती है ना। चलिए अल्फा मॉड v1 मॉड अल्फा इनटू कोसाइन 0, अल्फा मॉड का जो एंगल अल्फा का वो 0 हो जाता है एक्स एक्सिस पे, अदरवाइज तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ना हो। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -ω/2 परफेक्ट, कोई गलती नहीं। देखिए निकाला था ना हमने, वो लेट आया लास्ट खत्म होने लगा।
चलिए गुड। तो आप क्या करूँ मैं, तो मशवरा देगा आपके से क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर को एस टाइम ओमेगा आर ऑफ यू, सिर्फ एस की फॉर्म अब क्या है, e टू द पावर माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा डॉट डी है ओमेगा आर। एग्री करते हैं इस बात से, एग्री करते हैं इस बात से, नहीं करते क्या लिख सकते हैं आप इसको फिर, क्या लिखेंगे आप इसको दोबारा, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल इसको खोलेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम कोसाइन हाइपरबोलिक माइनस ओमेगा बाई 2 अल्फा डॉट डी, वैसे फॉर्म हमने यहाँ ये लिखे माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा अल्फा डॉट डी और इस सारे के बाय ओमेगा। एग्री करते हैं इस बात से, नहीं जुनेद एग्री करते हैं, नहीं करते, एग्री कर डिसएग्री करने वाली कोई बात अच्छा चलो, सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई अल्फा डॉट ये किसको सर ये कॉमन आ गया, अंदर क्या मान गया 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक अल्फा डॉट डी है इनटू ओमेगा बाई इसे लिख रहे हैं बस अब कोई काम नहीं करना, हमें अल्फा डॉट डी है कैलकुलेट करते हैं, बस काम खत्म। हमें पता है निकल पाए लेकिन निकल जाएगा, हमें पता है ना, तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें पता है ये कुछ भी नहीं करता बेचारा, एक अल्फा 1 बाय देता है, तो चलो निकाल लो, फिर निकालना चाहते हो तुम्हारी यही मर्जी है, ना तो निकाल लो तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारी मान लो, तुम्हारी मान इससे तो कोई अल्फा नहीं निकलना, क्या निकलना इससे अब आप एक समझदार दोस्त ने कहा है मान हाँ आप क्या कहते हैं कि अगर गामा के डिमेंशन बदलते हैं ना सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, अल्फा भी शायद बढ़ जाता है। सो ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर किसकी को लागे, इसका बड़ा खूबसूरत जवाब है। सो दिस इज इक्वल, आपने पढ़ा होगा कि कोसाइन हाइपरबोलिक में जब भी कोई मैट्रिक्स आता है तो मैट्रिक्स को खाएगा, और जो टेंजेंट हाइपरबोलिक वाला उसमें से बाहर निकल आएगा क्योंकि साइन हाइपरबोलिक का बाहर निकल, तो इसका मतलब आई कैन राइट इट एज कोसाइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई इनटू 1 माइनस अल्फा डॉट बी है टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कोसाइन में सीरीज स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की सीरीज आती है जो कि 1 है, और साइन में अल्फा की और पावर की सीरीज आती है जो एक अल्फा का कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी सारा आगे बस जवाब है। नो हाउ यू कैन कैलकुलेट अल्फा डॉट एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट अल्फा एक अच्छा आप मेरे से एग्री करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा डॉट पी वेक्टर ओवर पी वेक्टर का मॉड, बिल्कुल सही, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, लेकिन अल्फा किसके बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, क्या इसको ये लिखा जा सकता है 0 सिग्मा डॉट पी वेक्टर ओवर पी वेक्टर का मान, और इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा डॉट पी वेक्टर ओवर
हेलिसिटी निकल आई, शाबाश। सिग्मा डॉट पी है स्पिन अलोंग द मोमेंटम, है ना, पेच की तरह है ना, पेचकस की तरह है ना। अगर जिस तरफ आप जोर लगाएं उसी तरफ आपका मोमेंटम होगा। अगर आप दाईं तरफ घुमाएंगे तो चीज अंदर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव हेलिसिटी क्योंकि स्पिन और मोमेंटम एक ही तरफ। अगर आप मोमेंटम अंदर की तरफ भी रखें, जोर अंदर लगाएं और उल्टा घुमाएं तो चीज बाहर की तरफ आएगी। इसका मतलब है अगर ये एक्सिस पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है। वन हैज अ पॉजिटिव हेलिसिटी, अदर हैज अ नेगेटिव। If sigma and p are parallel, then the helicity is positive. If sigma and p are anti-parallel, helicity is negative. ये बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर है। जब भी कभी ना याद रहे ना कि टूटियां किधर खुलती हैं और किधर बंद होती हैं, तो हेलिसिटी से याद रखिए, है ना। बात कर मैं अपना शावर साफ करने के लिए खोलता हूँ तो मुझे याद नहीं होता है। हाँ, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर याद रख लिया कि ये इस हेलिसिटी पे खुलता है, बस खत्म। तो मैंने फिर उधर निशान लगा दिया छोटा सा, तो ये पॉजिटिव हेलिसिटी पे बंद होता है, ये नेगेटिव हेलिसिटी पे बंद होता है। लेकिन पेज सारे इसी हेलिसिटी पे खुलते बंद ऐसे और ऐसे खुलते, एंटी क्लॉकवाइज खुलते और क्लॉकवाइज बंद होते और एंटी क्लॉकवाइज खुलते। एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव हेलिसिटी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हेलिसिटी। एंटी पार्टिकल के लिए देख लें। कोई मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने अभी तक एंटी का जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी या तो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी। मैंने अभी तक इसलिए एंटी पार्टिकल का जिक्र किया, इसलिए मैं बार बार आपकी बात को अवॉइड कर देता हूँ। एंटी पार्टिकल मैं जब उस पर आऊँगा तो आप देखिएगा ऐसा लगेगा जिस तरह पार्टिकल इधर जा रहा है तो एंटी पार्टिकल इधर आ रहा है, पी की डायरेक्शन बदलेगी। अच्छा थोड़ा सा ना एक तो तरीका यह है कि आप टेंजेंट हाइपरबोले को इस फॉर्म में लिख दें और एक जवाब लिखें। अच्छा कुछ किताबों में इसको ऐसे लिखा जाता है, सो दिस इंप्लाइज ना दोनों तरीके से लिख लूंगा। कुछ किताबों में लिखा जाता है ओमेगा आर ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, cos हाइपरबोलिक था भाई, cos हाइपरबोलिक था ना भाई, तो उसको भी लिखना पड़ेगा ना इसी चलो उसको लिख लेते हैं cos हाइपरबोलिक। तो क्या लिखूं उसको मैं, पहले निकाल चुके हैं हम टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 और cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। इससे दोबारा मैंने तो नहीं कराएंगे, वो तो बाहर है, वो तो एक निकाल चुके थे। वो क्या निकाला था हमने, e प्लस mc स्क्वायर ओवर इसका स्क्वायर। मैंने कहा शायद आप दोबारा मुझसे मैंने, अच्छा चलो। लेकिन मसला ये कि आपने जो अभी तक चीजें निकाली, अगर आप आइडेंटिटी को भी 2/2 लिखते तो इसका मतलब आपका जवाब क्या था, आपका जवाब आता, याद है पहले के साथ वो आइडेंटिटी है ना 1 1 0 0 1, 4 डायमेंशनल आइडेंटिटी को दो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ब्लॉक फॉर्म में। 1 आ गया, सिग्मा डॉट पी आ गया और पी वेक्टर की मॉड आ गई, और यहाँ पर भी क्या आ गया, सिग्मा डॉट माइनस माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक है, वो भी लिखते हैं। टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 आपने क्या निकाला था, किसी को याद है क्या निकाला? टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 आपने निकाला था पी सी बाय, अच्छा और क्या वो पी वेक्टर की मॉड, पी इस वेक्टर की मॉड सी ओवर ई प्लस, ये था ये टेंजेंट हाइपर माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ओमेगा बाई, याद है ना आपको? मैंने इधर माइनस था उसको कहा तो उधर ले जाए उठा के, तो जवाब जो है वो राइट हैंड साइड से माइनस कर दो, इनटू सिग्मा डॉट पी ओवर पी वेक्टर की मॉड, तो क्या क्या बन गया, पी वेक्टर सी ओवर पी प्लस एम सी स्क्वायर सिग्मा डॉट पी ओवर पी वेक्टर और राइट वेक्टर इनटू ओमेगा आर। अच्छा इसको 4/4 में भी लिख सकते हैं,
ये बात याद रखिएगा, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन टर्म ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत वक्त आया होगा, लेकिन बता देता हूँ कैसे। अच्छा, कुछ किताबों में देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, कुछ किताबों में इसको 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 4x4 मैट्रिक्स की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ी सा कुछ और करेंगे, ये कैंसिल हो गया, इसका मसला हल हो गया। बस एक सी है बीच में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, काश ये भी कैंसिल हो जाए, लेकिन सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं। सिग्मा डॉट पी कैसे लिख सकते हैं याद ना, सिग्मा डॉट पी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी एक्स सिग्मा वाई पी वाई प्लस सिग्मा जेड पी जेड। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप? सिग्मा एक्स किसके बराबर है? सिग्मा एक्स है ना 0 1 1 0 टाइम्स पी एक्स, ये किसके बराबर है? कैसे लिखा जाता है? पी वाई प्लस ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा जेड। ठीक है जी, मैंने पॉलीमेट्रिक्स, अगर ये ठीक है तो फिर ये मतलब 0 माइनस आई होता है 0 होता है। मैं क्योंकि हमेशा भूलता हूँ एक पॉलीमेट्रिक्स में हमेशा मैं इस तरह याद 0 आयोटा 0 माइनस आयोटा। ओके गुड। इस कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0, अच्छा नहीं 0 नहीं बल्कि पी जेड पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई और पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई माइनस। एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, इसको ऐसे ना करके लिखने कि दिस इज इक्वल टू पी जेड पी माइनस पी प्लस माइनस पी। आपको पता है ना, आपने खुद ही एस प्लस और एस माइनस पे मैट्रिक्स लिखते थे। डेफिनेशन आप जो से मर्जी तो आप अपने तौर पे डिफाइन कर, आप कहेंगे कि जी मेरी डेफिनेशन में ये इसके बराबर है। इट इज योर चॉइस ऑफ डेफिनेशन। मैं कह रहा हूँ कि where p plus minus is px plus minus, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर px निकालेंगे तो p/2 निकालना पड़ेगा आपको, py निकालेंगे तो p-/2 है, कोई फर्क नहीं। ये तो आपकी अपनी डेफिनेशन था, अपनी डेफिनेशन को आप ऐसे करिए। आपने बना लिया ना 4x4 मैट्रिक्स, भैया बना लिया ना, इसकी जगह ये पुट कर दें और इस मैट्रिक्स की जगह ये पुट करते हैं, इधर 1 0 0 1 पुट करें तो 4x4 मैट्रिक्स। वेरी गुड। आपने जी निकाल लिया ओमेगा आर ऑफ पी। आपको निकालना क्या था? आपने साई आर निकाला था जो कि एक्स का फंक्शन था। आपको याद है आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था कि जी साई आर ऑफ एक्स इज, आपको याद है आपने लिखा था आपने कहा था अगर मुझे ओमेगा 0 पता हो तो मैं साई आर ऑफ एक्स लिख सकता हूं या लिख सकती हूं e टू द पावर आयोटा p x ओवर h बार ओमेगा r ऑफ 0। इसका मतलब है अब आप साई आर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक गलती लगेगी आपको, लेकिन कोई बात नहीं है, तो लगे भी तो गलती है, कोई मसला नहीं है। अब आप लिख सकते हैं इसको कि दिस इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ p वेक्टर e टू द पावर, मैं माइनस प्लस साइन देखूंगा, e टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन r p डॉट x ओवर h बार। याद है p म्यू x म्यू। एक चीज की कमी है वो बाद में आप देखिए कि ये x का फंक्शन है, ये p के फंक्शन है,
इसका मतलब हमें सारे p पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म हम वैसे नहीं कर सकते जब तक कोई फोरियर कोएफिशिएंट का साथ लिखें। फिर हम आगे जाके फोरियर कोएफिशिएंट भी साथ लिख लेंगे। फिर हम कहेंगे बिल्कुल वो कोएफिशिएंट अगर साथ लिखा है तो उसको ऑपरेटर बना देते हैं। अगर वो ऑपरेटर बन गया तो इसका मतलब ऑपरेटर अब जो ये साई जो है ये साई फील्ड बन जाएगा वेव फंक्शन से। और फील्ड इज मोर फंडामेंटल देन पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल तो फील्ड की एक्साइटेशंस हैं। इसका मतलब है बेशक इलेक्ट्रॉन भी हो तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इज नॉट फंडामेंटल, इट्स फील्ड इज फंडामेंटल। सिमिलरली Higgs is not fundamental, Higgs field is fundamental. So field is more, the field of fundamental particle is more fundamental than that. जब शुरू में जैसे खास करें मैट्रिक्स क्लास और Higgs को इंट्रोड्यूस करना था, तो तब ये टर्म यूज करते हैं मैथमेटिकल। हाँ, आप उस लेवल पे आप किस तरह पे एक्सप्लेन करेंगे पैडागोजी के लिए, उस लेवल पे एक्सप्लेन करें मैट्रिक के बच्चों। अच्छा, एक स्प्रिंग है, मैं इसको छेड़ता हूं तो क्या होगा? ऐसे लगेगा जैसे एक मैच छेड़ रहा है ना, इस स्प्रिंग को मैं काट के इधर एक और मैच जोड़ देता हूं। अब मैं अगर छेड़ता हूं तो क्या होगा? ये भी छेड़ेगा, यहां पर भी स्पेस छेड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको काट के बहुत सारे मैसेज जोड़ दूं इसमें, तो इसका मतलब है आप मुझे एक मैच हिलता नजर नहीं आएगा। एक गिटार का तार था जिस पे आपने एक बीट पिरोया हुआ था, जब भी आप गिटार को हिलाते थे वो बीट मूव करता है ना। यही तार को अगर आप ऐसे कर लेते, आप कहते इसमें एक बीट है, जब भी मैंने गिटार को छेड़ा ये बीट इधर इधर होता है। अगर ये गिटार सारी बीट्स की बनी होती तो क्या होता? आप छेड़ते सारे बीट्स ही पता चलता मूव करते हैं, आपको लगती ना कि एक बीट जा रहा है ना, आपको लगती ना कि एक पार्टिकल कोई जा रहा है, आपको लगता कि ये फील्ड बन चुका है और इसकी हर स्पेस टाइम के ऊपर एक पार्टिकल। यही कॉन्सेप्ट है पेडागोजी का कि जिस स्पेस टाइम को आप क्वांटाइज करते हैं वहीं पे पार्टिकल है। तो फील्ड बजाते खुद आप बना सकते हैं, ये एनालॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रॉम पार्टिकल थ्योरी टू फील्ड थ्योरी। फील्ड इज लोकल, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड यही इस पॉइंट पे भी होंगे आपको उस तरह। एग्जैक्टली। अब आपने छेड़ा पार्टिकल को है, ऐसे लग रहा है दूर से बंदे को जैसे एक तार ये भी आपने छेड़ी है जिसमें कोई बीम नहीं। जब वो करीब आता है तो कहता है अच्छा यहाँ पर जहाँ पर से छेड़ा है यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको छेड़ा है। तो whenever I quantize it, तो ये पेडागोजिकल एनालॉजी है। फील्ड्स आर इसके अंदर फील्ड्स आर, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न्यूटोनियन ग्रेविटी में। आइंस्टाइन कि वो फील्ड एट अ डिस्टेंस थे ना, वो फोर्सेस एट अ डिस्टेंस, उसने कहा लेट्स मेक इट एज अ फील्ड। फील्ड में कोई मसला नहीं, अगर गद्दे के इधर कूदते हैं आप उधर से गिर जाते हैं, है ना। आपकी अम्मा जी ने चाय रखी हो तो वो बैठे हैं, कहते 1 मिनट चाय पड़ी है, आप कहते हैं मैं चाय अगर जमीन पे पड़ी हो तो आप चाय के ऊपर बैठेंगे तो गिरेगी, लेकिन वैसे आप क्या था यहाँ पर आपने रिपल जनरेट की, पार्टिकल्स वहीं रहे, एनर्जी करेंगे। तो यही यहाँ पर भी होता था, जब गिटार को छेड़ते थे गिटार का तार वहीं रहता था, जो एनर्जी आती थी वो पार्टिकल को ऊपर या नीचे कैरी करा। तो ये इजी एनालॉजी है, अंडरस्टैंड है। पार्टिकल आते हैं तो यानी नॉन लोकल है तो एक जगह। हां एग्जैक्टली, तो पार्टिकल को आप रख के आते हैं, वो अब जाता है उसी की इर्द गिर्द आगे पीछे चलता है, ऐसा नहीं करता कि उस चीज को छोड़ दे। यहाँ पर यह कि जिस जगह छेड़ा वहीं पार्टिकल, जिस जगह हाथ लगाएंगे वहीं पार्टिकल। इस फील्ड का मतलब ये है कि एक्शन एट डिस्टेंस आल्सो मतलब होता है, ये उसकी जो एक्शन एट डिस्टेंस उसको एक्सप्लेन करता है। ये फील्ड्स आर लोकल, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये जाता है हर जगह पे फील्ड मतलब एक्शन एट डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बनता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिबेट नहीं है। इस पे कभी एंड पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मुझे एक और चीज करनी है आपकी। चलिए जी, लेट्स कम टू डिराक इक्वेशन। आपके सारे पार्टिकल एंटी पार्टिकल के मसले आ गए, ठीक है। आपको याद है डिराक इक्वेशन क्या थी? आपको याद है ये थी आयोटा गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू माइनस, देखिए इस बार नहीं लिखा, माइनस एम सी टाइम्स साई ऑफ एक्स
बेटर ये साई एक्स ये किसके बराबर है फिर? आपने साई एक्स अभी निकालना है, आयोटा एच बार गामा म्यू डी बाई डी एक्स म्यू माइनस एम सी साई आपने क्या निकाला है? ओमेगा आर ऑफ पी। ये कोई एक साई है ना, कोई एक है ना, ये आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साई 1 आएगा, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे साई 2 आएगा। लेकिन हमने यहाँ से तय किया हुआ है इसको माइनस ए होगा एप्सिलॉन आर पी म्यू एक्स। तो जब आप इस एक्स म्यू को एक्स म्यू के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, इन प्रिंसिपल मुझे एक्स म्यू नहीं लिखना चाहिए था, इसके लिए म्यू लिख देना चाहिए, ताकि जब एक्स म्यू को एक्स म्यू से डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेंबर दिस इज जस्ट देयर इज नो प्रॉब्लम डी बाई डी एक्स एक्स म्यू इज। अगर ये एक जैसे होंगे तो जवाब आना होगा वरना 0 होगा, तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट इसका मतलब ये हो गया कि नहीं, ये बाय डेफिनेशन ये होता है ना, ये बाय डेफिनेशन ये होता है, ये बाय डेफिनेशन ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। आप ठीक लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इसके साथ होती है, इसके साथ डिरा की कोई जब हमने लिखी थी, अगर आपको याद हो जब मैंने डिरा की कोई लिखी थी तो इस फॉर्म में लिखी ये तो डिफरेंट हो गया ना, ये दो के रीड के साथ आप ले रहे हो मतलब एक्स के नीचे है। ओ अच्छा सॉरी 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 आप सही है, आप सही है, सॉरी नहीं बात बिल्कुल सॉरी आप ठीक लिखे, आप ठीक लिखे या भी गलत लिखे? आप ठीक तो नो यू कैन राइट न्यू कहानी वेदर एक्स को ही लिख लेता, जान शुरू कर दिया। इसका मतलब है जब मैं इस पे डिफरेंशिएट करूंगा तो पी न्यू आ जाएगा, जब ये म्यू म्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो न्यू आ जाएगा। तो जवाब क्या आ गया इसका? दिस इज इक्वल टू आयोटा एच बार इनटू यहां से क्या करेगा माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर और पी न्यू इंटू 1 over h बार। ठीक लिखा मैंने, कुछ गलत नहीं लिखा? अगर कुछ गलत लिखा है तो ठीक है मैं ठीक। अच्छा सॉरी ये आ गया पी न्यू अब ठीक है ना यार, देखिए ना जब इसको करूंगा तो पी न्यू आ जाएगा, ये म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया माइनस एम सी इंटू ये सारी चीज वापस लिख देते हैं, ठीक है वापस लिख देते हैं इसकी जगह ओमेगा आर पी वेक्टर, क्योंकि ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 था, तो ये 0 नहीं हो सकता। ये क्या लिखे, ये इस बार से इस बार का कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो जवाब जरा छोटा आ गया आपके पास। तो क्या है आंसर? आंसर बहुत आसान आ गया अगर आप देखें तो, ये बिल्कुल आपने ठीक लिखवाया था कि आप ये सही ये अब आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस और माइनस प्लस, सो यू हैव एप्सिलॉन आर इनटू पी स्लैश माइनस एम सी ओमेगा आर पी बाय एग्री करते हैं इस बात से? नहीं करते, एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा आपको तो पता है ना ओमेगा एप्सिलॉन आर प्लस माइनस सी था ना, याद है ना आपको? एप्सिलॉन आर या तो +1 था या -1 था, लेकिन अगर मैं इसको एक और एप्सिलॉन आर से ज़रब दे दूं, एप्सिलॉन आर स्क्वायर पी स्लैश माइनस एप्सिलॉन आर एम सी इंटू कुछ गलती की मैंने, कोई गलती की? आप भी ठीक लिखा मैंने। एप्सिलॉन आर स्क्वायर क्या होगा फिर?
चाहे +1 होता है -1 होता, स्क्वायर तो 1 ही था। तो ये देखिए अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है जिसके बारे में अब आपको फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है कि पार्टिकल है या एंटी पार्टिकल। एप्सिलॉन r पुट कर दें, +1 पुट करें तो पार्टिकल की डिराक इक्वेशन है, -1 पुट करें तो नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल की डिराक इक्वेशन है। देखें ना, ये या तो हो सकती है P/-MC या हो सकती है P/+MC। कोई एक बार की कमी तो नहीं इसकी, कोई नहीं कमी ना। अगर कमी लगे तो कहना बात है, मैंने कहा अगर कमी लगे तो बाद में डाल सकते। हाँ अच्छा, घर जाके आपने सिर्फ एक काम करना है, ये इक्वेशन साबित करनी है कि अगर मैं इसका डैगर लूँ, छोटी सी असाइनमेंट है कि P/-MC इसका इंटू ओमेगा r p, इसका मैं अगर डैगर लूँ और एक गामा 0 से ज़रब दूँ तो इसका जवाब यहाँ से जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है ओमेगा r बार ऑफ p P/-एप्सिलॉन r। डैगर लेने का मतलब पता क्या होगा कि बस आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, जब आप डैगर लेंगे तो ये चीज़ें स्विच कर देंगे। अब ये डेरिवेटिव सिर्फ उस तरफ आ गया, बस डेरिवेटिव के ऊपर एक एरो साइन, जिस हम इसको करते हैं हम इसको ऐसे करते हैं कि d/dx में इसमें इस तरफ लग रहा है, वेक्टर नहीं होता, इसलिए मैं इसके ऊपर हमेशा ऐसे वाला वेक्टर डालता हूँ कि ये इधर लग रहा है। जब इसका डैगर लेंगे तो उधर चला जाएगा, ये डेरिवेटिव उसका लगेगा गामा म्यू लग गया, इसलिए मैट्रिसेस को आगे वंस अगेन ये अप्लाई कीजिएगा जवाब निकालिएगा। हाँ फिर आगे जाके देखो ना मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन करूँगा। ओमेगा r बार को देखो तो क्या है, क्योंकि हमने तो साई बार साई पढ़े थे, याद है हमने बाइलिनियर्स पढ़े थे। बाइलिनियर्स क्या होंगे आपके वाले की फॉर्म में, करंट डेंसिटी पोजीशन स्पेस में लिखने के तो वेक्टर स्पेस में क्या है, तो ये सारा कुछ हम जी साबित करें कि मैंने गलत नहीं, अगर नहीं कर सकेंगे तो मैंने नहीं किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैं जाऊंगा क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस इसलिए अवेलेबल नहीं, मंडे से फुल टाइम है। कोई सवाल किसी का होगा? थोड़ा सा क्विक चलाऊंगा आज, लेकिन है मैथमेटिक्स साथ का साथ जाके चैप्टर 3 कोशिश होगी और 2 लेक्चर्स में